कोई भी साथी अगर लाइव जुड़ गया हो तो इन्फॉर्म कर दें। अगर आवाज़ आप तक आ रही हो तो इन्फॉर्म कर दीजिए। अभी तक कोई कमेंट से इन्फॉर्म नहीं किया है आपने। अगर आवाज़ आप तक आ रही हो तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है वो आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिस ऑर्डर की उम्मीद एक लंबे टाइम से थी। सभी को सुप्रभात। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि जो बातें जो ज़रूरी चीज़ें पहुंचानी हैं आप तक उनको पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ वो जो रास्ते आगे बढ़ने हैं, जिस तरह से आगे जाना है, उन चीज़ों के बारे में बात सामने आ सके। फिर चाहे वो 31,000 या 37,000 को लेकर के हो या कहें तो पूरा 67,867 को लेकर के हो, जो जो चीज़ें उसमें हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिए। ऑर्डर में क्या रहा 18 तारीख वाले में, हमारी जो जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट से भी किस तरह से जीत की पटकथा हमारे डबल बेंच से लिखी जा चुकी थी, वही आगे तक चलती चली गई। वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से क्लियर करते हुए और आगे का क्या रास्ता है वो पूरी तरह से आपके सामने चीज़ों को मैं रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं, बधाई। जो हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो आया, योग्यता के पक्ष में फैसला आया, उन लोगों के पक्ष में फैसला आया जिन्होंने 60-65 के समर्थन में अपना 2 वर्ष का समय पूरी तरह से लगा दिया। उन लोगों के पक्ष में फैसला आया जो अभी तक इस इंतज़ार में थे कि वो दिन कब आएगा जब हमारे घरों में खुशी होगी। एक माहौल जो था पूरी तरह से शांत शांत सा, वो कब अच्छी तरह से आ जाएगा, वो सब कुछ हमारे लिए पता चल पाया। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आईं। सबसे पहली बात आती है कि ऑर्डर किस तरह से पूरी चीज़ को ऑर्डर में डिफाइन किया गया। देखिए, ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया। जितने भी पॉइंट्स को शिक्षा मित्रों ने रखा और उनको लगा कि ये पॉइंट बन सकते हैं, उनको एक सिरे से खारिज किया गया। वो जजमेंट पुराने थे, वकील भी नहीं ढूंढ पाए, उनको जज साहब ने अपने आप इसमें मेंशन किया और उनको ला करके चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की पूरी की पूरी तरह से एक ऐसा ऑर्डर लिखाया जा सके जो आगे तक के लिए नज़ीर बन सके। ऑपरेटिंग पार्ट के लिए एक अलग ऑर्डर डाला गया, एक ऑर्डर डाला गया जिसमें पूरी चीज़ थी। तो मैं उस पूरी चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें फैसले में हुई। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ के ऊपर कि आखिर कोर्ट में 60-65 कट ऑफ को ठीक ठहराया गया, तो उसके लिए क्या तर्क दिए गए। जो शिक्षा मित्र जो एक पूरा वो चचा थे, वो चीज़ों को लेकर चलते थे कि इस तरह से चीज़ों को करेंगे, उस तरह से करेंगे। माफ़ करिएगा, थोड़ा फ्लो में उनके लिए चीज़ें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, उनके पक्ष की वजह से 2 वर्ष तक लोग परेशान रहे। ये एक बड़ी चीज़। जो लोग ये लिख रहे हैं विद्यालय नहीं गए, उनको बताना चाहूँगा आज छठ पूजा का अवकाश है विद्यालय का, इस वजह से आज विद्यालय नहीं गया हूँ। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ की 60-65 का जो अवकाश है, जो 60-65 आया है, वो एक तो इनका ये कहना था कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है और साथ ही साथ उनको बाहर करने के उद्देश्य से लगाया गया है। दूसरा, ये बाद में तय नहीं हो सकता। इस पूरी चीज़ को कवर करते हुए जज साहब ने इतना बढ़िया तरह से उन्होंने चीज़ों को पहले अलग अलग बांटा और फिर उन सबको आपस में जोड़ दिया। इससे ये मतलब एक तरह से उन्होंने पहले विश्लेषण किया, फिर संश्लेषण कर दिया और किसी भी तरह से उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि कोई भी ऐसा मौका छूटता जहां पर उनके द्वारा दिया गया ऑर्डर गलत होता। इन्होंने कहा था कि ये दो डिफरेंट पैरामीटर हैं, 2018 का पेपर 2019 के पेपर के लिए ये गलत है। तो उसमें उन्होंने साफ का गलत नहीं है। देखो, उसमें 37% कैंडिडेट पास हुआ, उसमें 38% कैंडिडेट पास हुआ, मतलब लगभग बराबर कैंडिडेट पास हुआ।
लेकिन जो पेपर था उसका नेचर और डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग था। ऐसे में पैरामीटर भी अलग अलग सेट होंगे। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से दिमाग में रखना चाहिए था। ये साफ चीज़ जो है वो जज साहब ने मेंशन की। दूसरा इनका पॉइंट था कि हम भैया जो शिक्षा मित्र हैं 2018 के और 2019 के, हम एक होमोजीनस क्लास हैं। तो उसके लिए उन्होंने बड़ा क्लियर करके लिखा कि देखो होमोजीनस क्लास नहीं है, ये वाले शिक्षा मित्र और वो वाले शिक्षा मित्र होमोजीनस क्लास नहीं है। हाँ, 2018 में पेपर देने वाले सभी कैंडिडेट एक होमोजीनस क्लास हैं और 2019 में पेपर देने वाले सभी होमोजीनस क्लास हैं। लेकिन 2018 और 2019 दोनों एक दूसरे में एक हेट्रोजीनस क्लास है, मतलब वो समान एक जैसे लोग नहीं है। इस बात को स्पष्ट तौर पर सुनना और समझना चाहिए। ये चीज़ पूरी तरह से उन्होंने इसमें लिखी, इस चीज़ को रखा कि बात कैंडिडेट की है। कैंडिडेट अप्लाई करते टाइम, पेपर देते टाइम वो शिक्षा मित्र है या क्या है, इस चीज़ का कोई भी पता नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि पेपर जब हम दे रहे हैं उस टाइम हमसे फार्म में जरूर भराया जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं OMR में नहीं ना गोला काला कराया जा रहा है कि आप BTC हैं, B.Ed है या शिक्षा मित्र है, क्योंकि वेटेज पेपर में देना नहीं है। तो इसलिए पेपर देते टाइम और उसकी चीज़ में आप होमोजीनस नहीं हैं, आप हेट्रोजीनस हैं। 2018 से इस चीज़ को बहुत ही स्पष्ट कहा गया। इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। उसमें उन्होंने कुछ ऑर्डर्स को मेंशन किया कि रिलैक्सेशन क्यों नहीं देना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को साफ कहा कि आपको पता है कि 40% ही केवल आपका एकेडमिक है, 60% जो है वो आपका एकेडमिक नहीं बल्कि पेपर है। और जब 60% आपके पेपर से लिया जाना है तब भी आप ये चाह रहे हैं कि आपके हाथ में प्राइमरी की इतनी बड़ी कमान सौंप दी जाए और रिलैक्सेशन हो। ऐसा संभव नहीं है। उसको लेकर के उन्होंने एक ऑर्डर का भी जिक्र किया और साफ तौर पे उनके रिलैक्सेशन वाले पॉइंट को भी खारिज किया। फिर एक चीज़ आती थी मिनिमम शुड बी मिनिमम। मिनिमम शुड बी मिनिमम को उन्होंने फिर से वहीं पर उसी तरह से डिफाइन किया कि अगर वही कालिया सर वाला स्टेटमेंट जो कालिया सर ने डबल बेंच में कहा था कि मिनिमम मतलब कितना, इतना क्या, उन्होंने हिंदी में इसी तरह से पूछा था कि मिनिमम मतलब क्या, इतना बड़ा क्या, मिनिमम मिनिमम कितना होता है, कोई क्राइटेरिया। मिनिमम शुड बी मिनिमम जैसा कोई चीज़ है ही नहीं इस पूरे उसमें। सिंगल जज के उस फैसले को जिसमें उन्होंने मिनिमम शुड बी मिनिमम को माना था, जो कि LP मिश्रा सर के द्वारा दिया गया था सिंगल बेंच में, उस पूरे चीज को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते कि मिनिमम कितना, अगर मिनिमम 60% है तो मिनिमम 65% भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम का मतलब सभी के लिए मिनिमम कि उतना लाना ही लाना है। मिनिमम को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। बाकी इन्होंने वेटेज को नलीफाई करने की बात कही कि वेटेज को नलीफाई करने के लिए कि वेटेज को कम कर दिया जाए इस उद्देश्य से ये पेपर कराया जा रहा है। तो उन्होंने 13 नंबर पॉइंट पर ही कुलभूषण मिश्रा वाला एक जजमेंट है उसको स्टेट किया, उसको कोट किया कि पेपर देते टाइम आपको वेटेज नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे लिखा कि पेपर देते टाइम आपको पता है कि आपको वेटेज नहीं मिल रहा है तो आपको अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट देने के लिए जरूरी है कि आप जो 60% आपका टोटल क्राइटेरिया है उसको आपको कवर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस पूरी चीज को लेकर के उन्होंने चीजों को रखा, जिससे ये चीज अंत में निकल कर आई कि 60-65 के पक्ष में फैसला देना, जो एक आर्बिट्री और इरेशनल चीज। मुकेश सिंह राजपूत कह रहे हैं कि ज्ञान देने आ गए अब तक नहीं दिखे जब तक 37,000 बाकी रहा। भाई साहब 37,000 जब तक बाकी रहा तो ज्ञान देने नहीं आए हैं, पहली बात ये बात समझ लो। 37,000 जब तक बाकी रहा तब तक तुम भी कुछ नहीं कर पाए। जब ऑर्डर आया तभी सब बहुत नवोदित नेता निकल कर आए, उन्होंने कहा था हम पूरी धरती पलट देंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। उस टाइम भी जो लोग थे जो केस लड़ रहे थे वो शांति से थे और शांत थे, चाहे वो किसी भी टीम के हों, चाहे वो बीएड की टीम के हों, चाहे वो बीटीसी की किसी भी टीम के हों। जो भी लोग आगे आ रहे थे, ठीक है, पहले से चल रहे थे और लीड कर रहे थे बड़े बड़े लोग, वो भी नहीं बेकार का दावा कर रहे थे। ये जो
नवोदित नेता थे, इनको लगता था कि शायद अब उनकी नेतागिरी चमक जाएगी, कि सब शांत हैं, तो वही लोग केवल बाहर निकल कर आए थे उस टाइम पर। वो बचकानापन था, मैं आज भी ये बात को कहूँगा, ऑर्डर के बगैर कुछ भी संभव नहीं था उस टाइम भी और आज भी। और आज आप जो दावा पेश कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ना कि सबको सब कुछ पता है ज्ञान, सबको सब कुछ नहीं पता है। तमाम लोग इस चीज़ को पूछते हैं कि आखिर ऑर्डर में क्या है, तो उनके लिए आपको नहीं सुनना है, आप बंद कर दीजिए। अभी अभी DY वो चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी वाले मामले में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसे ना सुनिए। भैया आपके लिए भी हम कह रहे हैं, आपको पसंद नहीं है तो चले जाइए, बेकार कोई हम आपको आमंत्रित नहीं किया, आप धोखे से आए, आपको लग रहा है यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, आप चले जाइए, आप स्वतंत्र हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा वो करिए। बाकी एक चीज़ ये आई कि क्या ये बाद में तय हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ को समझना होगा। उन्होंने लगभग 11-12 ऑर्डर लिखे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को वो कहा। इसमें सुभाष चंद्र मारवा वाला ऑर्डर, तेज प्रकाश पाठक वाला ऑर्डर, तमाम ऑर्डरों को उन्होंने मेंशन किया और अंत में इसी चीज़ पर पहुंचे कि हाँ ये बाद में तय हो सकता है। और 69 नंबर पर उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि 12 मई का जो सरकार की जो एक रिजल्ट तैयार है, उसी रिजल्ट के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा उन्होंने बीएड को लेकर के जो पूरी दिक्कतें थी, पूरा एक घेरा जा रहा था हम लोगों को एक लंबे टाइम से कि हम गलत हैं या सही हैं। देखिए, बीएड की लड़ाई जो है कि बीएड अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसको लेकर के जब बीटीसी कर रहे थे हम, उस टाइम पर हमारा स्टैंड क्या था वो सबको पता है। उसमें को लेकर के तमाम समय पे घेरा जाता है, उस बारे में कुछ कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, ऑर्डर के रेफरेंस को अगर लें तो उसमें एनसीटी एक्ट को पूरी तरह से उन्होंने ऊपर रखा। उन्होंने कहा सरकार ने कोई अमेंडमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं किया, बल्कि अपनी गलती को सुधारा है। और साफ तौर पर इस चीज़ को भी लिखा कि अगर ये अमेंडमेंट नहीं भी करते तब भी बीएड एलिजिबल था, वो भी पूरी तरह से। तो इस पूरी चीज़ के जो वो दिक्कतें हैं कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, जो जा रहा है ठीक है या नहीं, वो सारी चीज़ों को दिमाग में वो। और कुछ लोग जो 60-65 एक्स सर्विसमैन गए थे और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट गए थे, उन सब के लिए भी इस पूरी चीज़ को वहाँ पर लिया गया कि कट ऑफ 60-65 ही रहेगी, उसको लेकर के कुछ नहीं होगा। हाँ, कैंडिडेट बचते हैं, वैसी कंडीशन में सरकार के पास मौके दिए जाएंगे, सरकार उसमें कुछ कर सकती है। इसके अलावा ये चीज़ कि शिक्षा मित्रों को एक मौका, और जो कि सरकार ने कहा था 34 नंबर पैरा में इस चीज़ को ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा था, तो वो चीज़ कोई कि सरकार एक मौका शिक्षा मित्रों को और दे सकती है। और वो भी मौका ऐसा मौका होगा कि जो कि सरकार जैसा कि तय करे, अब वो इसी के अकॉर्डिंग करेगी या कैसे भी, वो सारी चीज़ों को उसमें रखा गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो ऑर्डर की बात हो गई जो कि एक ज़रूरी भी थी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को लेकर के, कई लोग अभी आए थे कह रहे थे ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है मेरे भाई, यही ऑर्डर है, ये वो है जो 2 साल से जिस ऑर्डर के लिए तुम तरस रहे थे, ये वो बात है जिसके लिए 2 साल से तुम माथा पच्ची कर रहे थे, ये वो चीज़ है जो तुम्हारी नौकरी तय करेगी। ये ज्ञान नहीं है, ये नौकरी है तुम्हारी, ये तुम्हारी नौकरी का एक ऑर्डर है जो ये बताएगा कि तुमको नौकरी मिलने जा रही है। तो इसलिए ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो था ना, वो था जो वो लोग दे रहे थे जो नवोदित नेता थे, ठीक है, वो ज्ञान था कि वो धरती पलट बनने आए थे। चीज़ 37,000 को लेकर के अभी तक जो अपडेट है वो यही है कि सरकार के स्तर से पूरी तरह से काम चल रहा है। कल भी सर्वेश जी गए थे, उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि सरकार अपने स्तर से पूरी तरह से प्रयासरत है कि वो इस पूरी चीज़ को आगे जल्दी से जल्दी बढ़ाए, जितनी जल्दी हो सकता है। हम लोगों से ज़्यादा जल्दी सरकार को है, क्योंकि वो चाहती है कि इस पूरे मैटर का एक पटाक्षेप हो, इसको ख़त्म किया जाए। सबसे बहुत ही ज़रूरी तरह से इसको लिया गया। उसके अलावा संशोधन को लेकर के भी सरकार के स्तर से जो बैलेट संशोधन है उनको लेकर के काम हो रहा है। सरकार जो एससीईआरटी से मिली सूचना उसके आधार पर यही कि उस पर काम चल रहा है और बहुत ही शीघ्रता से एक हम कह सकते हैं कि हो सकता है अगले वीक ही जो आने वाला सप्ताह उसमें सब चीज़ें बहुत ही सकारात्मकता से हमारे सामने हों। ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं कि एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें पूरी तरह से हमारे पक्ष में इस समय हैं, कुछ भी हमारे विपक्ष में नहीं है। 67,867 के विपक्ष में किसी भी तरह की चीज़ें नहीं है। जो कोई भी केस पड़े हुए भी है उन केसेस की अभी ना तो लिस्टिंग हो रही है और लिस्टिंग होती भी है तब भी सरकार अब इन लोगों को तो नौकरी देने जा रही है, ये लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप आराम से खुशियाँ मनाइए इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी अगर आपके
कोई भी प्रश्न हो ज्ञान और वो वाली बातों के अलावा, क्योंकि वो लोग तो आएंगे, उनके लिए वही मैं चंद्रचूड़ जी के फैसले के रेफरेंस दूंगा कि अगर आपको पसंद नहीं है देखना तो आप जा सकते हैं। उन्होंने तो अर्नब गोस्वामी के लिए कहा था, इतने बड़े पत्रकार के लिए। मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ज्ञान तो ज्ञान नहीं है, ये बात है, ये चीज़ है जो आगे की रणनीति है। कहीं ना कहीं 31,000 लोग विद्यालय में पहुंच चुके हैं, बचे हुए जो कैंडिडेट हैं, जो साथी हैं, वो लोग भी बहुत जल्द विद्यालय पहुंच जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके बाद अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्तर का। अलग अलग 31,000 को लेकर के जब मैं आगे आया करने के लिए, तब भी मेरे दिमाग में यही था कि किसी भी स्तर से 60-65 नहीं हारेगा पूरी तरह से, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम सरकार तय करेगी, ये सरकार के उसमें है। इस चीज़ को पहले ही डबल बेंच में कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है ऑर्डर में। दूसरा, इनका ये कहना कि पूरी तरह से हटा दिया जाए कट ऑफ, वो संभव नहीं हो सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 2018 वाला हो ये जरूरी नहीं है, ऐसे में 60-65 ही बचता है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी और वही हुआ। सरकार आगे बढ़ी। पॉइंट 30 में अपने अंतरिम ऑर्डर को भी इस ऑर्डर में जज ने मेंशन किया है, ललित सर ने मेंशन किया है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि आगे तक सारी चीज़ें आगे। अब संशोधन के बारे में कुछ बताइए भैया। संशोधन के बारे में जो जानकारी है वो यही है कि जो भी संशोधन जिससे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन प्रभावित ना हो रहा होगा, वो सारे संशोधन को जहां तक है सरकार अपनी तरफ से अलाउ करेगी, SCRT अपनी तरफ से अलाउ करेगा और इसके ऊपर काम चल रहा है, जैसी कि कल तक की जानकारी है। बैलेट संशोधन में निवास आएगा क्या? देखिए, निवास को लेकर के कई जिलों में निवास को लेकर के कोई दिक्कत नहीं हुई है, कई जिलों में निवास को लेकर के दिक्कत हुई है। तो अब इसको लेकर के अलग अलग मत है कि निवास को लेकर के दिक्कत होगी या नहीं होगी। कुछ जिले हैं जहां पर निवास बाद का भी लग गया, पहले का भी लग गया। कुछ जिलों में केवल उन्होंने एक निर्धारित कट ऑफ डेट तय की कि उस दिन का निवास होगा। तो ये भी तय करना अभी पूरी तरह से उनके हाथ में। मुझे लगता है निवास में हमारे ही पक्ष में फैसला होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी निवास अभी बनवा सकता है वो पहले भी बनवा सकता था। इसको लेकर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होने जा रहा है कि कोई दिक्कत होने जा रही निवास से। प्राप्तांक पूर्णांक में संशोधन होगा कि नहीं? भैया, प्राप्तांक और पूर्णांक के संशोधन के लिए अभी तक खुद SCRT से मतलब निदेशालय से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, तो मैं भी उसको लेकर के कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकता। काफ़ी समय बाद आज लाइव आए। जी हाँ, कई तरह के झंझावात थे, उन सबसे निकल कर ही लाइव आना ज़्यादा उचित था, मुझे ऐसा लगा। तीसरी काउंसलिंग क्या होगी? तीसरी काउंसलिंग भैया, काउंसलिंग अभी ये 67,867 की लिस्ट पहले कंप्लीट होगी। ये लोग अपनी नौकरी करने के लिए पूरी तरह से जाएंगे, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। अब वो होगा या नहीं होगा ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। संघर्ष हर स्तर पर करना पड़ेगा, करते हुए आए हैं तो आगे भी करते हुए लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल चीज़ है। भाई जी, जियो कब तक जारी होगा? भैया, जियो जल्दी जारी होगा। जो चुनाव आयोग से परमिशन ली जा रही है, उसकी परमिशन आने के बाद जहाँ तक है जियो जारी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगला सप्ताह जो है वो बिल्कुल हमारे पक्ष में होगा। जो भी शेष हमारे साथी हैं उनके पक्ष में होगा। हम सब लोग बहुत जल्द विद्यालयों में होंगे निश्चित। भैया, ये चीज़ को लेकर के एप्लीकेशन दीजिए कि एड्रेस ही पूरा बदल गया है। वैसे कई लोगों के एड्रेस बदल जाने के को लेकर के हमारे ज़िले में अलाउ किया गया है, कुछ ज़िलों में नहीं किया गया है। मैं वही कह रहा हूँ, निवास को लेकर के कोई भी चीज़ जो है, जो भी परिवर्तन हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो निवास को लेकर के पूरी तरह से जिले स्तर पर अभी तक चल रही हैं। ऊपर से कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। 100 रुपये वाला शपथ पत्र अब ऑनलाइन मिल रहा है, वो सही रहेगा? देखिए, शपथ पत्र जो है वो उसके लिए ऐसा कुछ है, शायद स्टाम्प पेपर के बराबर शुल्क जमा करके उसकी कुछ रसीद मिलती है, तो वो रसीद लगकर फिर A4 साइज पे लग जाएगा, तो वो सब वैलिड है। जो भी प्रक्रिया है सरकार की तरफ से, जो भी चीज़ें, अब ये थोड़ी ये शपथ पत्र बनना है 100 रुपये के स्टाम्प पर, लेकिन वो स्टाम्प होना चाहिए। स्टाम्प के स्तर पर सरकार जो भी व्यवस्था लाएगी वो व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल दोबारा बनेगा। कुछ ज़िलों में पुराना भी ले लिया गया है, लेकिन अधिकतम ज़िलों में ये हुआ है कि करेक्टर सर्टिफिकेट को नया ही लिया गया है। तो ऐसे में करेक्टर सर्टिफिकेट आप नया बनवाएं, और काउंसलिंग के टाइम पे करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी BSA पर ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे उम्मीद है कि
37,000 में भी जहाँ तक है अलॉटमेंट एकदम नहीं होगा, पहले बीएसए स्तर पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी, उसके बाद ही होगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नए बनवा लेने चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना। क्या कल स्कूल आओगे आयुष भाई? भैया कल स्कूल आएंगे, बिल्कुल आएंगे कल, क्योंकि स्कूल की छुट्टी नहीं है तो स्कूल पहुंचना होगा। बीटेक में सीजेपीए वाले स्टूडेंट की पॉइंट वाली समस्या और सीबीएसई बोर्ड के एक ही है, क्योंकि जब भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में अंक ले नहीं रहा था, मगर पॉइंट वाला अंक छोड़ने पड़े हैं, इसी वजह से भी रोका जा रहा है। भैया कुछ जिलों में इस चीज़ के लिए रोका गया है, कुछ जिलों में नहीं रोका गया है। ये एक वैलिड मांग है कि आपने नंबरों के साथ कोई भी ऐसा उलटफेर नहीं किया है। सीजीपीए था, उसकी दिक्कत थी। कुछ जिलों में सीजीपीए को लेकर के दिक्कत पैदा हुई है, कुछ जिलों में नहीं हुई है अजय तोमर जी। तो इसलिए जहां तक है आप पहले तो ये मनाइए कि आपका ऐसा जिला हो जहां पर इस चीज़ को लेकर के दिक्कत ना हो। अगर ऐसा जिला है जहां इसको लेकर के दिक्कत हो रही है तो पूरी तरह से निर्णय जो है वो एससीईआरटी से जो भी आदेश आएगा उसी के आधार पर लिया जाएगा, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न संशोधन को लेकर के ही जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, मैं उस चीज़ को बार बार कह रहा हूं कि संशोधन को लेकर के सारा कुछ निर्णय इस समय निदेशालय पर निर्भर है। रमन वर्मा जी कह रहे हैं भंडारा करा दीजिए। भंडारा भैया सब साथ में सभी लोग जब लग जाएंगे तब अपने आप भंडारा है, उसी दिन दिवाली भी है, ईद भी है, होली भी है, उसी दिन सब कुछ उसी दिन होगा। थर्ड काउंसलिंग का चांस भैया अभी कुछ कहीं पर भी नहीं कुछ दिख रहा है कि कितना चांस है कितना नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। कैंडिडेट अगर सीट बचेगी और कैंडिडेट हमारे इतने ज़्यादा पास हैं तो निश्चित तौर पर। बाकी कोई भी और ऐसा प्रश्न है जिससे कि चीज़ें फ़िलहाल हमारे पक्ष में फैसला रहा, ये बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है। इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो किसी एक आदमी को देना उचित नहीं है। सिंगल बेंच में जो वकील हमारे लड़े, जो डबल बेंच में लड़े और जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूरी चीज़ की पैरवी किए मजबूत तरीके से, जो लोग पैरवी किए, जो वकील उसके लिए हमारे पक्ष में लड़े, उन सभी की एक मिली जुली मेहनत है। क्योंकि कोई भी जंग होगी वो अचानक से नहीं जीत ली जाएगी, ये तो निश्चित तौर पर है। बाकी आंसर की वाले मैटर से कोई दिक्कत तो नहीं आएगा भैया। देखिए आंसर की वाले मैटर से दिक्कत तब आती है अगर आंसर की वाले मैटर से स्टे होता है या उसके अधीन भर्ती हो रही होती। ना तो उससे हमारा अभी तक कोई स्टे है प्रक्रिया पर 37,000 वाली या 31,000 वाली किसी भी प्रक्रिया पर, ना ही उसके अधीन रखते हुए किसी भी भर्ती को किया गया। 31,000 वाली जो भर्ती थी वो कल वाले जो 18 तारीख वाले जो मैटर थे उनके अधीन थी, तो 31,000 वाला जो नियुक्ति पत्र है वो पूरी तरह से अपने आप में ठीक हो गया है। जो बचा हुआ सेक्शन है वो वहाँ से बचा हुआ है, जो 37,000 वाला उस वो किसी के भी अधीन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आंसर की वाले मैटर का कोई इफेक्ट अभी तो फ़िलहाल नहीं है, और अभी स्टे लाना या उसको लेकर के कुछ ऐसा कर पाना मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में संभव हो पाएगा। निवास जाति 2020 लगेगा भैया, आप अपने ज़िले स्तर पर इस चीज़ को मालूम कर लीजिए कि कहाँ तक का वैलिड वो कर रहे हैं। बाकी जो निदेशालय वहाँ से जैसा भी है वो आएगा। डीओबी गलत हो गई है भैया, डीओबी गलत हो गई है तो इसके लिए अपने सबसे पहले बीएसए जहाँ पर आपका चयन हुआ है वहाँ पर जाकर मालूम कर लीजिए कि इस तरह के केसेस को उन्होंने 31,000 में किस तरह से ट्रीट किया है, और अगर 31,000 में उन्होंने उनको रोका है तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करिए कि आप निदेशालय पहुँच के अपना एक प्रत्यावेदन, अपना एक निवेदन, अपना एक ज्ञापन दे दें, ताकि जब अलग अलग तरह के संशोधनों पर विचार हो रहा हो तो आपके संशोधन पर भी विचार किया जाए कि इनका क्या करना है। और ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि जो भी साथी 37,000 में है वो उनके फॉर्म में या उनके जिस भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हुई है वो सबसे पहले अपने बीएसए पे जाकर के मालूम कर लें कि वहाँ पर उन इस गलती के लिए क्या लोगों को रोका गया है या नहीं रोका गया है। अगर लोगों को रोका गया है और उनको लगता है कि उनकी मांग वैलिड है तो वो निदेशालय में अपना प्रत्यावेदन दे दें, अपना ज्ञापन सौंप दें, अपनी एप्लीकेशन लगा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को जब
अलग अलग तरह के संशोधनों पर विचार किया जा रहा होगा, तो आपके संशोधन पर भी विचार किया जाएगा कि आपका वैलिड है या फिर आपका एज पर लॉ है या नहीं। अगर आपका एज पर लॉ होगा, ठीक होगा, जिससे कोई भी प्रक्रिया पूरी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक चलाई है वो प्रभावित नहीं हो रही होगी, तो निश्चित तौर पर आपके लिए उसमें फ़ायदा होगा। बरेली में क्या 2017 के जाति निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे? जी हाँ, बिल्कुल बरेली में मान्य हुए थे। मेडिकल सर्टिफिकेट कब बने? भैया मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नियुक्ति आदेश के बाद का होना चाहिए, मतलब जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद ही आप जा कर के अपना मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वही आपका जा कर के आपकी फाइल में लगेगा। उससे पहले के बनवाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट पहले तो वो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका जो नियुक्ति आदेश है उसका एक रेफरेंस नंबर है, वो रेफरेंस नंबर उसमें पड़ेगा कि इस रेफरेंस नंबर से, क्योंकि जो नियुक्ति आदेश आता है उस नियुक्ति आदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी उसकी एक प्रति भेजी जाती है, इस उद्देश्य से कि वे आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करें। और मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट जब वो जारी करेंगे वो तभी करेंगे जब उनको उस नियुक्ति आदेश की एक प्रति भेजी जाएगी, उससे पहले वो बनाएंगे नहीं। और उससे पहले जब वो बनाएं, मतलब उसके बाद जब वो आपका वो बनाएंगे तो उसमें उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे कि इस रेफरेंस नंबर के कारण हमने इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनाया है, तो वो बाद में ही बनेगा आपका। इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यही है कि बालकृष्ण जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि तीसरी काउंसलिंग होगी नहीं, उसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि जो तीसरी काउंसलिंग है उसको लेकर के सरकार की तरफ से ही जो मत आएगा वही सरकार का मत होगा या मत होना चाहिए, इसलिए आप उसको लेकर के परेशान ना हो। जो भी होगा पहले 37,000 की भर्ती और उसके बाद ही आगे होगा, तब तक कुछ भी कहना इसको लेकर के ठीक नहीं है। भैया सुशांत पोरवाल जी, आप अपने संबंधित बीएसए में, क्योंकि अब तो आपको पता ही है आपका चयन किस ज़िले में हुआ है, ये दिक्कतें आप अपने बीएसए पर एक बार मालूम कर लीजिए कि उनको इसलिए रोका गया है या नहीं रोका गया। अगर उनको रोका गया है तो आप इसके लिए अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए, ताकि भविष्य में जब संशोधनों पर विचार हो रहा हो तो आपके प्रत्यावेदन को भी कंसीडर किया जाए, और अगर वो वैलिड है आपकी मांग तो उसको वो जायज़ मांग को माना जाए, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी इस चीज़ को। मैं आपको कह दूं कि हो जाएगा। वैसे इस तरह की दिक्कतों के लिए रोका नहीं गया जहां तक मुझे वो है। बाकी चीज़ों को सीरियल नंबर में प्रॉब्लम भैया उसके लिए कुछ ज़िलों में रोका भी गया है, तो इसलिए ये एक संशोधन पूरी तरह से निदेशालय से तय होगा कि ये संशोधन होना चाहिए नहीं, तो ये चीज़ कितनी सीट बच सकती है भैया। 3,000 के आसपास सीट जो है वो 31,000 में बची है। उम्मीद करते हैं 8,000 के आसपास सीटें जो हैं वो बचने की उम्मीद है 37,000 के कंप्लीट हो जाने। अब वो 1,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 8,000 तक सीटें बचेंगी ऐसी उम्मीद मुझे लगता है पूरी तरह से। जो 31,000 हुई है उसमें 3,000 के आसपास सीटें जो हैं वो बची हैं। बाकी मार्कशीट में फ़ोटो चेंज करवाई जनवरी 2019 में। भैया मार्कशीट में 2019 में आपने फ़ोटो चेंज कराई है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। मार्कशीट काउंसलिंग के टाइम पे देखी जाएगी, वो बस जब उसका वेरिफिकेशन हो रहा हो मार्कशीट का आपका, तब वो फर्जी ना निकले, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी यूनिवर्सिटी ही आप उसको कह दे कि नहीं हमने नहीं बदला फ़ोटो, उनको थोड़ी पता है कि आपने फ़ोटो कब चेंज करवाई है। जिसके ऊपर एफआईआर, भैया एफआईआर वगैरह हुई है, पुलिस वेरिफिकेशन जैसी चीज़ों में कब दिक्कत आ सकती है। कुछ ज़िलों में देख रहा था फॉर्मेट पुलिस वेरिफिकेशन का आया हुआ था, तो हो सकता है कि वहाँ उन ज़िलों में कुछ दिक्कत हो। बाकी एफआईआर वगैरह हुई है उसको लेकर के आप मालूम कर लीजिए, विभागीय जो भी निर्देश होंगे उसी का पालन बीएसए स्तर पर किया जाएगा। भैया पैन कार्ड की कोई दिक्कत थी इतने टाइम से, अगर फादर नेम में स्पेस नहीं था तो मुझे लगता है आपको इतना स्पेस मिला था 2 साल का, वो आप संशोधन करा लेते।
संशोधन का जियो अभी कुछ जारी नहीं कर रहा है, लेकिन संशोधन के ऊपर कार्य हो रहा है, जैसा कि कल गए लोगों के द्वारा बताया गया है कि संशोधन के लिए काम हो रहा है उसके ऊपर। तो ऐसे में संशोधन जो होगा वो किन बिंदुओं पर होगा उसको लेकर के प्रॉपर एक फॉर्मेट हो सकता है, एक प्रॉपर जियो जारी किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा फिर से एक बार सभी को शुभकामनाएं। 60-65 जीता वो लोगों के लिए भी शुभकामनाएं जिन्होंने एक विपरीत समय पे भी साथ बनाए रखा। उन लोगों के लिए और ज़्यादा बधाई और ज़्यादा शुभकामनाएं जिन्होंने पानी पी पी के गालियाँ दी और गद्दार और अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उनसे वास्तव में अधीरता जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस स्तर पर जहाँ पर आप पहुँच चुके हैं अब शायद आप नहीं दिखाएंगे आगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि नौकरी लगने जा रही है। आप बिल्कुल एक पड़ाव दूर बचे हैं उस पूरी प्रक्रिया से। मुझे उम्मीद है कि अगला सप्ताह सब सकारात्मकताओं को लिए हुए होगा। काउंसलिंग हो रही होगी, काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र। देखिए आप पिछली बार 3 दिन का काम था, 2 दिन काउंसलिंग हुई, 1 दिन बीच में अवकाश के बाद अगले दिन जो है वो नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हाथों से दिया लोगों को। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा इवेंट आपका भी होने जा रहा है। 37,000 लोगों को प्रदेश में रोजगार मिलने जा रहा है। रोटी का सवाल है और वो रोटी की लड़ाई कुछ ने थोड़ा पहले जीत ली थी, जीती नहीं थी, अंतरिम तौर पर जीती थी, और कुछ ने रोटी की लड़ाई अब जीत ली है। लेकिन ये रोटी निश्चित तौर पर आप सबके हक की थी, आपकी मेहनत की रोटी थी, और वही मेहनत की रोटी आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आपने उस सारी प्रक्रिया का इंतज़ार किया जो 2 साल से चली, और उससे पहले से इस पूरी प्रक्रिया को समझा कि कितना ज़रूरी है यहाँ पर नंबर लाना, चीज़ों को करना, जिससे कि आपके पक्ष में चीज़ें हमेशा बनी रहें। और रही बात समाज के चीज़ों की, तो लोग अपने स्तर से चीज़ों को कहेंगे, वो चीज़ें इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ प्रश्न और हैं तो उनको एक बार देख लेता हूँ, फिर आज के लिए नमस्कार। मेरिट को प्रभावित करने वाली त्रुटियों के लिए भी एक आदेश कृपया निकलवाने का प्रयास करें। देखिए, आदेश कोई नहीं निकलवा पाएगा। कोई भी 30 मार्क आ जाए वो कह दे वो धरती पलट देगा, ये उसका एक झूठा दावा होगा। जो भी प्रत्यावेदन गए होंगे उनके आधार पर जो भी निर्णय निदेशालय से लिया जाएगा वही अंतिम निर्णय होगा, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इसको लेकर के चीज़ें पक्ष में होंगी। एम विश्वकर्मा जी, अभी फ़िक्र नहीं हो रही है हमको पहले भी फ़िक्र हो रही थी, हमको आज भी फ़िक्र हो रही है, और हमको आगे भी फ़िक्र होगी। और आपको शायद उस टाइम फ़िक्र नहीं रही होगी जब चीज़ें उस तरह की रही होंगी, क्योंकि आपको छोड़िए चीज़ों को, बाकी देखते हैं क्या होता है। समय के साथ सब सकारात्मक होगा। जजमेंट हमारे पक्ष में और बहुत अच्छा है। मिलते हैं आपसे कुछ समय के बाद, बहुत ही छोटे से अंतराल के बाद। तब तक के लिए आप सबसे विदा ले रहा हूं, और सारी चीज़ें सकारात्मक होंगी और अपने पक्ष में होंगी, ये निश्चित तौर पर चीज़ों को मान के चलिए। और अगला सप्ताह निश्चित तौर पर बहुत सकारात्मक होगा। पूरी उम्मीद के साथ इस चीज़ के आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।